नमस्कार एवरीवन, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार और मैं यही सोच रहा हूँ कि आप लोगों को पॉलिटी पूरा पढ़ाऊँ, ठीक है, ताकि आप लोग यूपीएससी से लेकर के नीचे डाउनवर्ड तक जो भी एसएससी एग्जामिनेशन हो या फिर स्टेट का कोई भी एग्जामिनेशन हो, पॉलिटी से आपका कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। और मैं एटलीस्ट ये ट्राई कर रहा हूँ कि दैट आई विल टेक ओनली द 30 क्लासेस, 30 क्लासेस में लूँगा समथिंग, ठीक है। इसमें से मैं पूरा कवर करने का पूरा प्रयास करूँगा और ताकि पूरा पॉलिटी से होल क्रक्स आप में वीडियो में अपलोड हो सके और आप लोग देख सकें। और एक छोटा सा मुद्दा हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि संघवाद क्या है, व्हाट इज़ फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। संघवाद क्या है? संघवाद क्या है जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर। ये संविधान में हमारा जिक्र है, लेकिन संघवाद का पूरा जिक्र है कि हम लोगों का किस प्रकार से मजबूती प्रदान किया जाए संविधान को। लेकिन एक बात याद रखना कि संघवाद शब्द जो है हमारा संविधान में, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ मेंशन नहीं है, ठीक है ना। हमारा तो मेंशन नहीं है, बट ये देखेंगे हम लोग संघवाद क्या होता है। संघवाद का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा, शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। इसमें क्या होता है? शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्तियों का बंटवारा क्या होता है? मान लो कि ये हमारा स्टेट है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा सेंटर है, ये हमारा स्टेट है, और यहाँ पर आ जाओ हमारा पंचायती व्यवस्था है। मान लो सेंटर है, ये स्टेट है, और ये क्या है? पंचायती व्यवस्था है। तो यहाँ क्या बहुत सारे पावर सेंट्रलाइज होगा। यहाँ पर मिनिस्टर्स होंगे, प्राइम मिनिस्टर्स होंगे, राष्ट्रपति होगा, उसका मंत्रिमंडल होगा। और यहाँ पर क्या? जनता है। यहाँ पर सेंटर में, ये स्टेट में क्या? जनता है। जनता ने लोगों को प्रतिनिधि के रूप में चुना, अपने पार्लियामेंट और मेंबर को चुना सेंटर में, ठीक है। तो यहाँ पर सेंटर का निर्माण हुआ। लोकसभा से लोग गए, राज्यसभा से लोग गए। ये जानते हैं कि 2 सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा बड़ा होता है, राज्यसभा छोटा होता है, ठीक है। राज्यसभा में राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा में पूरा देश के प्रतिनिधि होते हैं। इस प्रकार से यहाँ सेंटर का निर्माण हुआ। यहाँ पर पॉलिसी मेकिंग होगा, बहुत ताकतवर होंगे ये लोग। किचन कैबिनेट होगा और बड़े बड़े मिनिस्टर्स होंगे, जैसे कि सीडीएफ, कम्युनिकेशन, डिफेंस, फॉरेन, फाइनेंस, ठीक है, गृह मंत्री, होम मिनिस्टर, संचार मिनिस्ट्री, ये सभी, ताकि पूरा का स्टेट, पूरा कंट्री को चलाया जा सके, बहुत मजबूती प्रदान किया जा सके। तो ये हमारा सेंटर है। लेकिन ये हमारा यहाँ पर क्या है? स्टेट है, जहाँ पर लोग हैं, भोले भाले लोग, ठीक है। यहाँ पंचायती राज व्यवस्था है। यहाँ पर बहुत ही मार्जिनल व्यक्ति, जो पूरा गांव के स्तर तक हैं, इनका चुनाव होगा। तो केवल सेंटर का चुनाव ना हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव ना हो, राज्यसभा का चुनाव ना हो, बल्कि स्टेट का भी हो, पंचायत का भी हो। ये डिसेंट्रलाइजेशन हुआ संघवाद का। ताकत का बटा होना, केंद्र का जिस प्रकार से बहुत सारे शक्ति बट, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, या फिर कम्युनिकेशन, फॉरेन, या बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, रेलवे सेक्टर है, परमाणु विभाग है, फॉरेन से बात करने की ताकत है, और सारे वित्त का संग्रहण करता है सेंट्रल लेवल पर। तो ये क्या है? सेंटर बहुत मजबूत है। लेकिन स्टेट को भी मजबूती प्रदान किया गया है। स्टेट का भी टैक्स का संग्रहण होता है। ये भी अपनी स्टेट की जनता की ख्याल रखती है, इसको भी पावर दिया गया है। जैसे कि भाग 11 में बात करेंगे, तो भाग 11 में बात करता है, संविधान का भाग 11 सेंटर स्टेट रिलेशन की बात करता है, ताकि इस राज्य भी मजबूत हो सके, राज्य भी जनता के कल्याणकारी की बात कर सके। इस प्रकार से ज़्यादा वेलफेयर होगा। पंचायत भी लोगों का यहाँ पर चुनाव होता है, मुखिया का चुनाव होता है, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है? ये भी पूरा का पूरा सेंटर में भी, स्टेट में भी, और पंचायतों को भी पावर दिया गया है। यहाँ से पावर सीधा पैसा बटेगा, स्कीम के तहत रिसोर्सेज बटेंगे, इनको अधिक से अधिक अवसर दिया जाएगा। जनता यहाँ से उठेगी, पंचायत से, अपने पंचायत को मजबूत करते हुए स्टेट के इलेक्शन में भाग लेगी, सेंटर को मजबूत करेगी, सेंटर तक के पीएम को तक वोट देगी ये, ठीक है, लोकसभा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट देगी। यहाँ से ताकत इस प्रकार से बटेगा, फिर यहाँ से इस प्रकार से बटेगा। तो सेंट्रलाइजेशन का मतलब, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब हो गया कि शक्तियों का बंटवारा, और संघवाद का अर्थ है कि शक्तियों का बंटवारा, ठीक है। तो शक्ति हमारा सेंटर से पंचायत की ओर भी जाएगा, और पंचायत की जनता हमारी जो मार्जिनल सेक्टर तक है, मार्जिनल क्षेत्र तक है, वो लोग भी अपनी सहभागिता को योगदान दे सकेंगे, और सेंटर तक अपने मिनिस्टर्स, अपने पीएम, और जिस पार्टी को भी वो वोट देना चाहते हैं, यहाँ पर वो निर्माण कर सकेंगे। तो ये शक्तियों का बंटवारा है, पृथककरण है। तो हम लोग देखेंगे संघवाद में कि क्या भारत की संघवाद पूरी तरह सफल है,
ठीक है। आखिर संघवाद की चुनौतियां क्या क्या है, कहाँ ये सबसे अधिक ऐसा क्यों कहा जाता है कि राज्य के द्वारा कि ये संघवाद के ऊपर खतरा है, संघवादी मॉडल को भारत में पालन नहीं किया जाता पूरी तरह से, क्यों कहा जाता है? तो हम लोग देखते हैं फिर, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले 1 जुलाई 2017 को 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पास हुआ। जीएसटी में क्या है कि वन नेशन वन टैक्स की बात करता है। एक जगह सेंटर के स्तर तक ये हुआ, जीएसटी काउंसिल बना जिसको मैनेजमेंट किया जाएगा जीएसटी काउंसिल के तहत, कितना आया कितना नहीं, ठीक है। इसमें क्या है कि पूरा का पूरा देश का वन नेशन वन टैक्स, पूरा का पूरा यहाँ पर टैक्स कलेक्शन हुआ, और क्या राज्य को बांट करके दिया जाएगा, कितना? तो बांट के दिया जाएगा 42%, ठीक है। जैसे कि 15वां वित्त आयोग में बात हुआ 15 फाइनेंस कमीशन में कि अब भाई इसको स्टेटों को ना जितना भी कलेक्शन होगा उसको 42% बांट के दो, ताकि अधिक से अधिक वेलफेयर के लिए काम कर सके, अब जनता के लिए काम कर सके। जो जनता चुनती है उनसे बहुत उम्मीदें रखती है, तो उनके लिए भी काम करना है, ठीक है। तो बाकी आप काम करो, लेकिन अभी ये मामला पेंच फंसा हुआ है, जितना बात किया गया था उतना दिया गया नहीं, ठीक है। तो इस पर स्टेट बहुत ही नाराज है कि भाई ये तो संघवाद की मॉडल नहीं है। एक तो हम लोगों का अधिकार छीन लिया गया, वन टैक्स वन नेशन की बात किया गया, तो हम लोग जो पहले जिस प्रकार से टैक्स कलेक्शन करते थे उतना तो कलेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो जितना वादा किया गया उतना भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये क्या है, हम लोगों का एक संघवादी मॉडल पर एक प्रहार है, ठीक है। जीएसटी है। दूसरा क्या है कि गवर्नर, बहुत सारे गवर्नर जो होते हैं, ठीक है, इनको केंद्र से नियुक्त किया जाता है राज्य के लिए। जैसा कि जानते हैं कि राज्य का संवैधानिक प्रमुख जो होता है वो गवर्नर होता है, जबकि इलेक्टेड प्रमुख जो होता है, सरकार का प्रमुख, वो होता है सीएम। बट ये जो है नॉमिनेटेड मेंबर, जो गवर्नर को किसी राज्य में पुट कर दिया जाता है, इसको स्टेट को लगता है कि ये सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट करता है हम लोगों को यहाँ, इसका हमारा लेना देना कुछ नहीं, बल्कि संवैधानिक पद है तो चुनाव तो होगा ही, नियुक्ति तो होगी ही। क्यों? क्योंकि बहुत सारे मुद्दे पर गवर्नर के काम हो जाते हैं। जैसे कि आप भी जानते हैं कि किसी भी पार्टी को विशेष बहुमत ना मिल पाए, या फिर बहुत सारे दल सामने आ रहे हो, तो वहाँ पर निर्णय लेना होता है, बहुमत के दल को बुलाना होता है, ठीक है। राज्य की व्यवस्था क्या चल रही है कि नहीं चल रही, ये गवर्नर सेंटर को सूचना देती है। तो इस प्रकार से गवर्नर का पद तो संवैधानिक है तो चुनाव तो होगा ही, लेकिन ये मानना है कि स्टेट का नहीं भाई, ये हमारी ना स्टेट की जो स्वतंत्रता होती है वो हनन करता है, ये व्यक्ति हमारी जो बात है वो मानता नहीं है और एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और ये सेंटर का ना एजेंट की तरह बन के रह गया है और संविधान की मर्यादा का पालन नहीं कर रहा है। तो ये समस्याएं हैं। दूसरा, जैसे कि यूनियन टेरिटरी में मामला उठते रहता है, जैसे कि केजरीवाल जो सरकार है उसके साथ जो पूर्व जो यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसके साथ मामला उठते रहता है कि भाई ये हमारे काम में दखल अंदाजी करते रहता है और इसका काम हम कुछ है नहीं, सिर्फ हमारे काम में अड़चन देना होता है। तो ये मामला हुआ। तो अब देखेंगे कि हम लोग क्या संघवाद का भारत में फ़ायदा है, ठीक है। संघवाद में फ़ायदा हुआ भारत से कि नहीं फ़ायदा हुआ? फ़ायदा तो बिल्कुल हुआ। स्टेट को ताकत दी गई, पंचायती राज व्यवस्था ताकत दिया गया, यहाँ सेंटर है, यहाँ स्टेट है, यहाँ पर पंचायत व्यवस्था है, तो भाई शक्तियों का पृथक्करण तो हुआ है। जनता सभी जगह अपनी सहभागिता निभा रही है, हर जगह इनको अवसर दिया जा रहा है, सेंटर में भी स्टेट में भी, ठीक है। यहाँ जॉब कर लो या फिर सेंटर स्टेट में जॉब कर लो, जो स्कीम मिलेगी यहाँ तक बटेगा, जो राज्य में लाया जाएगा फिर नहीं यहाँ तक बटेगा। तो फायदा तो है, लेकिन एक बात याद रखिए कि अवशिष्ट जो पावर है ना, अवशिष्ट पावर जो दिया गया है वो सेंटर के पास है। जैसे कि राज्य में अगर संविधान के अनुसार से किसी भी बात पर अड़चन होती है तो हमारा जो रेसिडुअल पावर है, जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के हाथ में है। मान लो कि आपातकाल लग जाए, ठीक है, आपातकाल लग जाए या 352 के तहत लग जाए, या फिर स्टेट राज्य इमरजेंसी लग जाए, कितने तहत भाई? ये नेशनल इमरजेंसी हो गई 352, 356 के तहत राज्य इमरजेंसी लग जाए, ठीक है, या फिर 360 लग जाए। तो इसमें क्या है कि सेंटर प्रभावी हो जाता है। ये जो कानून बनाएगा पूरा का पूरा देश पर लागू होगा। ये 356 के तहत जिस स्टेट में भी प्रेसिडेंशियल रूल लागू होगा उस स्टेट के लिए निर्माण कर सकती है रूल, से संसद निर्माण कर सकती है। तो वहाँ कहा जाता है भाई तो हमारा तो पावर खत्म हो गया, किसी स्टेट का चुनी हुई सरकार खत्म हो गया। तो जहाँ भी संविधान का क्राइसिस होगा, जहाँ भी आपातकाल की बात होगी, या फिर 360 जो है फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा, राज्य आपातकाल ये पूरा का पूरा फाइनेंशियल आपातकाल लग जाएगा, तो वहाँ पर ये पावर दे दिया जाएगा सेंटर को। सेंटर ही निर्धारित करेगी कि क्या रूल बनाना चाहिए और किस प्रकार से चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर संघवाद क्या है
कि संघवाद में अवशिष्ट शक्तियाँ सेंटर को दिया गया। वही अमेरिका में देखेंगे ना तो पूरा शक्ति का पृथककरण किया गया इक्वल स्तर पर, सेंटर भी और स्टेट भी। ठीक है, इन दोनों का अपना अवशिष्ट शक्तियाँ हैं, इन दोनों अपना अपना अवशिष्ट शक्तियाँ प्रयोग कर सकती है। भारत में क्या है कि यूनियनवाद है, भारत में क्या है कि संघवाद तो है, फेडरल तो है, बट यूनियनिज्म चलता है यहाँ पर। जहाँ पर भी ये क्राइसिस होगा तो एकता ये क्या होगा, यूनिटरी हो जाएगा। ठीक है, यूनिटरी मतलब पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो इस सेंट्रलाइजेशन की व्यवस्था है। तो आपने ये समझा कि अवशिष्ट शक्तियाँ सेंटर के पास होता है, और कभी भी सेंटर राज्य विभाज्य है, राज्य का विभाजन हो सकता है लेकिन सेंटर का विभाजन नहीं हो सकता। इसलिए देश का विभाजित नहीं हो सकता, राज्य को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो आपने समझ लिया कि संघवाद क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन किसे कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक पे आपका विचार क्लियर हुआ होगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, संघवादी मॉडल क्या है, किस प्रकार से राज्य की स्वतंत्रता है, किस प्रकार से सेंटर की स्वतंत्रता है, और अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास है, आखिरकार में कौन मामला पेंच फंस जाए तो आखिर कौन कानून बना सकता है। ओके, ऑल द बेस्ट।